सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर ऑनलाइन माथुर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं फलन में पिछली क्लास में आपने संयुक्त फलन पढ़ लिया था। संयुक्त फलन, उसके थोड़े गुणधर्म और कुछ एग्जाम्पल किए थे, एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी किए थे। अब अपन आगे लेते हैं प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन। तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन कब विद्यमान होगा और कैसे परिभाषित करते हैं। तो सपोज एफ ए से बी में एक फलन है, एक दो शब्दों के लिए जगह छोड़ दी है, वो अभी लिखेंगे। सपोज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तब इसका प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स बी से ए में निम्न प्रकार परिभाषित होगा। कैसे? एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स जब एफ एक्स बराबर वाई हो। अगेन, if f is a function from a to b, then its inverse function f inverse defined from b to a as f inverse y equal to x when fx equal to y। जब x का f प्रतिबिंब y पर होगा तो f इनवर्स के द्वारा y का प्रतिबिंब x पर आएगा। ये है। अब इसमें एक दो एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे पहले एग्जाम्पल लिया आपने f1 और ये लिया ए बी सी, और यहाँ ले लिया आपने पी क्यू। ये आपका सेट A1 और ये B1। एक एग्जाम्पल लिया है आपने F1 फ्रॉम A1 टू B1। F1 के द्वारा A का प्रतिबिंब P पर आ रहा है, B का प्रतिबिंब Q पर आ रहा है, C का प्रतिबिंब Q पर आ रहा है। अब अगर इन्वर्स की बात करें इसके, तो इन्वर्स लेंगे तो क्या होगा? P का प्रतिबिंब A पर आएगा, Q के प्रतिबिंब दो हो जाएंगे, B और C। लेकिन फलन में तो आप जानते हैं, यदि F A से B में फलन हो तो A का प्रत्येक अवयव B के ठीक एक अवयव से जुड़ा होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। यहाँ दो एलिमेंट्स हो जाएंगे तो यहाँ इसका इन्वर्स विद्यमान नहीं होगा। दूसरा लेते हैं फिर, ये A2 और ये B2, A B C पी क्यू आर, फिर यही फंक्शन ले लिया। देख सकते हैं ये भी आपका क्या है, इसमें भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर F2 A2 से B2 में परिभाषित कर रखा है, जिसके द्वारा A का प्रतिबिंब P पर, B का प्रतिबिंब Q, C का प्रतिबिंब Q है। और अब इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स के द्वारा P का प्रतिबिंब A पर आएगा, क्योंकि दो प्रतिबिंब आ जाएंगे जो कि नहीं होना चाहिए था, और R का कोई प्रतिबिंब भी नहीं है। इसका मतलब इसका इन्वर्स भी विद्यमान नहीं होगा। फिर आप लेते हैं F3, A B C और ये P Q R S, A P B Q C S, ये A3 से B3 ले लिया आपने। अब यहाँ इन्वर्स देखें, इन्वर्स के द्वारा क्या होगा? इसमें P का प्रतिबिंब A पर आएगा, Q का प्रतिबिंब B पर आएगा, R का कोई प्रतिबिंब होगा ही नहीं, और S का प्रतिबिंब C पर आएगा। अब चूंकि इन्वर्स के द्वारा R का कोई प्रतिबिंब नहीं आएगा, इसका मतलब ये फलन ही नहीं होगा। क्यों? फलन में क्या है, यदि F A से B में कोई फलन हो तो A का प्रत्येक अवयव B के ठीक एक अवयव से जुड़ा होना चाहिए, उसमें कोई अवयव खाली होना ही नहीं चाहिए। यहाँ एक अवयव खाली हो गया, इसका मतलब ये भी आपका फंक्शन नहीं है। अब एक और लेते हैं, F A B C P Q R, A P B Q C R, ये A और ये B। अब आपने फिर एक फंक्शन लिया F, ये A से B में, और F के द्वारा A का प्रतिबिंब P पर जा रहा है, B का प्रतिबिंब Q पर जा रहा है, C का प्रतिबिंब R पर जा रहा है।
तो इन्वर्स के द्वारा क्या होगा, P का प्रतिबिंब A पर आएगा, Q का प्रतिबिंब B पर आएगा और R का प्रतिबिंब C पर आएगा। तो ये फंक्शन हो जाएगा। बट जो इन्वर्स है, इन्वर्स में भी क्या हो रहा है कि B का प्रत्येक अवयव A के ठीक एक अवयव से जुड़ा है, तो वो इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो आप देखें पहला वाला फंक्शन तो आपके पास कौन सा था, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू यानी कि बहु एक की अंतर आच्छादक। दूसरा कौन सा था, मैनी वन इंटू बहु एक की अंतरक्षेपी। और तीसरा कौन सा था, वन वन इंटू यानी एक की अंतरक्षेपी। तो इन तीनों केस में इन्वर्स विद्यमान नहीं था। यहाँ फलन कैसा है, ये एक की आच्छादक है, वन वन ऑन टू है, बाईजेक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वर्स तभी विद्यमान होगा जब एक ये बाईजेक्शन होगा। तो ये बाईजेक्शन है तब विद्यमान होगा। तो ऊपर जो खाली जगह छोड़ी थी वहाँ शब्द लिख देते हैं, माना एफ ए से बी में एक की आच्छादक फलन है, एक की आच्छादक वन वन ऑन टू, ये आप कह सकते हैं बाईजेक्शन। तो फाइनली ये हुआ, इफ एफ इज ए बाईजेक्शन फ्रॉम ए टू बी देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट फ्रॉम बी टू ए एंड गिवन बाई एफ इनवर्स बाई इक्वल टू एक्स व्हेन एफ एक्स इक्वल टू बाई। जब एफ ए से बी में एक की आच्छादक फलन हो, बाईजेक्शन हो और एफ के द्वारा एक्स का प्रतिबिंब बाई पर हो, तो एफ इनवर्स बी से ए में होगा और एफ इनवर्स के द्वारा बाई का प्रतिबिंब एक्स पर आएगा। जैसे यहाँ लिखा है, अगर यहाँ एक्स इनवर्स एफ इनवर्स लिख दें इसमें, यहाँ एफ इनवर्स कैसे आ जाएगा, एफ इनवर्स होगा आपका ये बी से ए में। बी आपका कौन सा रहा, पी क्यू आर ए बी सी, तो पी ए क्यू बी आर सी। यानी एफ अगर ए से बी में एक ही आच्छादक फलन है तो एफ इनवर्स बी से ए में होगा। और देख सकते हैं एफ इनवर्स भी एक ही आच्छादक होगा। ये एफ था तो ये इसका इनवर्स आ गया आपका। एफ ए से बी में बाईजेक्शन है तो एफ इनवर्स बी बाईजेक्शन होगा। यानी किसी फलन का प्रतिलोम फलन कब विद्यमान होगा, जब वो एक ही आच्छादक हो। अब यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम वाला क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू वेयर एक्स नॉट इक्वल टू टू दिया गया है, तब एफ इनवर्स एक्स, तब एफ का प्रतिलोम फलन है एफ इनवर्स एक्स है, ये निकालना है। एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, तो इसका एफ इनवर्स निकालते हैं अपन। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू ये दिया है आपको। अब मान लेते हैं क्या कैलकुलेट करना है आपको, एफ इनवर्स एक्स। तो एज्यूम कर लिया सपोज एफ इनवर्स एक्स बराबर बाई, कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो आपने एज्यूम कर लिया कि सपोज एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई। तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू एफ वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू एफ वाई क्या लिख दिया, बाई प्लस वन अपॉन बाई माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स बाई माइनस टू एक्स बराबर बाई प्लस वन। बाई वाली टर्म एक साथ ले लिया आपने, बाई ब्रैकेट एक्स माइनस वन, दिस इक्वल टू वन प्लस टू एक्स, दिस इम्प्लाइज बाई इक्वल टू वन प्लस टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। यहाँ भी एक्स वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स इक्वल टू वन होगा तो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा। बाई क्या था, एफ इनवर्स एक्स, तो देयरफॉर एफ इनवर्स एक्स बराबर हो गया वन प्लस टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, प्रोवाइडेड एक्स नॉट इक्वल टू वन। ये एफ इनवर्स एक्स आ गया। जब आपको एफ एक्स दे रखा था, एफ एक्स क्या दे रखा था, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, तो एफ इनवर्स एक्स कितना आ गया, वन प्लस टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन आ गया, जब एक्स वन के इक्वल नहीं है। फिर आगे देखते हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चन और लेंगे। हाँ, प्रतिलोम फलनों के गुणधर्म। यदि एफ ए से बी में एक की आच्छादक फलन हो, एक की आच्छादक फलन हो, तब इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। प्रतिलोम फलन
एफ इनवर्स B2A विद्यमान होगा और यह भी एक है कि आच्छादक होगा। अगेन इफ f is a bijection from A to B then its inverse function exists and it is also a bijection। मतलब बाइजेक्शन है तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो इटसेल्फ भी बाइजेक्शन होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो अभी लिखा था उसी को दोबारा लिख देते हैं आप। माना f A, B, C से PQR में फलन निम्न प्रकार है। कैसे? F बराबर आपने लिख दिया A, P, A का प्रतिबिंब P पर, B, Q, C, R जो कि बाइजेक्शन है, एक है कि आच्छादक है। इसलिए इसका इन्वर्स, देयरफॉर F इन्वर्स कहाँ से होगा? B2A यानी कि PQR समुच्चय से एक भी C पर परिभाषित होगा। और कैसे लिखेंगे यहाँ? F इन्वर्स बराबर रिवर्स ऑर्डर पेयर लिख देंगे सभी के, P, A, Q, B, R, C। ये आपका F इन्वर्स हो गया। फिर आगे चलते हैं। नंबर 2, यदि F A से B में एक ही आच्छादक फलन हो। नंबर 1, इन्वर्स ऑफ F इन्वर्स फंक्शन इटसेल्फ, इसके प्रतिलोम का प्रतिलोम फलन उसी फलन के बराबर होगा। सेकंड, F इन्वर्स ऑपरेशन F इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन A और F ऑपरेशन F इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट B। F इन्वर्स ऑपरेशन F निकालेंगे तो ये A पर तत्समक फलन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा, और F ऑपरेशन F लेंगे तब ये भी तत्समक फलन होगा, ये समुच्चय B पर होगा। अभी जो एग्जाम्पल लिखा था उसी को दोबारा ट्रीट कर लेते हैं, दोबारा ले लेते हैं। आपने क्या लिखा था? F तो लिखा था आपने A, B, C से PQR पर लिखा था। यहाँ F कितना था? यहाँ F दे रखा था आपको A, P, B, Q, C, R। एक ही आच्छादक था तो इसलिए इसका इन्वर्स लिख दिया था। तो F इन्वर्स क्या लिखा था वो दोबारा लिख देते हैं। F इन्वर्स हो जाएगा आपके पास P, A, Q, B, R, C। अब इसलिए इसका प्रतिलोम फिर लिख दें, इन्वर्स ऑफ F इन्वर्स। तो इन्वर्स ऑफ F इन्वर्स कितना आ जाएगा यहाँ देखें। अब इसके हर ऑर्डर पेयर को रिवर्स कर देते हैं। A, P, B, Q, C, R, ये हो गया, जो कि उसी के बराबर आ गया जो ऊपर दे रखा है। इसका मतलब इन्वर्स ऑफ F इन्वर्स इक्वल टू F, यानी कोई भी F एक ही आच्छादक फलन हो तब उसके प्रतिलोम फलन का प्रतिलोम फिर उसी फंक्शन के बराबर आ जाता है। आगे दूसरा क्या लिखा है? F इन्वर्स ऑपरेशन F बराबर आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है? हर एलिमेंट का प्रतिबिंब उसी पर आ जाता है। तो यहाँ देखते हैं अब F इन्वर्स ऑपरेशन F, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं F के डोमेन में क्या थे? A, B, C। तो इनके एलिमेंट की इमेजेस लेते हैं, पहले से A की इमेज लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? F इन्वर्स ऑफ FA। FA कितना आ गया? FA P के बराबर आ गया। फिर F इन्वर्स ऑफ P, F इन्वर्स ऑफ P देखें आप, वो A आ रहा है तो इसको A लिख देंगे, यानी कि दिस इम्प्लाइज
एफ इनवर्स ऑपरेशन एफ ऑफ ए, ये ए के बराबर आ गया। यानी कि एफ इनवर्स ऑपरेशन एफ के द्वारा ए का प्रतिबिंब उसी पर आ रहा है। तो देयरफॉर अब डायरेक्ट अपन सभी को लिख देते हैं इनको इस प्रकार। एफ इनवर्स ऑपरेशन एफ, ये आ जाएगा ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी। यानी कि यही तो क्या है, यही तो आइडेंटिटी फंक्शन है। इसी प्रकार एफ ऑपरेशन एफ इनवर्स निकालेंगे तो वो आई बी के बराबर आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं। फिर लेते हैं अपन थर्ड प्रॉपर्टी। यदि एफ ए से बी में और जी बी से सी में दो एक की आच्छादक फलन हो, if f is a bijection from A to B and G is a bijection from B to C, तब इनका संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन G ऑपरेशन F भी एक की आच्छादक होता है। यानी कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन है, अगेन ए बाइजेक्शन। कोई भी दो एग्जाम्पल लेके आप वेरीफाई कर सकते हैं, अपन प्रूफ नहीं करते हैं, सीधे ऐसे ही याद रखेंगे। और यहाँ साथ साथ क्या होगा, ये जी ऑपरेशन एफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स, ये रिवर्सल रूल कहलाता है, व्युत्क्रम नियम, रिवर्सल रूल। दोबारा से, if f from A to B and G from B to C are two bijections, then their composite function G operation F is also a bijection and G operation F whole inverse बराबर F inverse operation G inverse, रिवर्सल रूल कहलाता है। इसी प्रकार अगर तीन फलन हो, इसी प्रकार एफ जी एच तीन बाइजेक्शन हो, तीन एक की आच्छादक फलन हो, तीन एक की आच्छादक फलन, तब यहाँ भी रिवर्सल रूल लागू होगा। एच ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ होल इनवर्स, ये बराबर आ जाएगा आपके पास एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स ऑपरेशन एच इनवर्स, ये रिवर्सल रूल कहलाता है। बहुत जगह यूज होता है, कई बार ऐसे कैसे भी पूछ लेते हैं। अब इन पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये अभी आप लोगों ने प्रॉब्लम में जो मैसेज की थी उनमें से प्रॉब्लम है। दो इनवर्स फंक्शन अभी बीच में प्रॉब्लम किए थे, जब वो इनवर्स फंक्शन वाले थे तो मैंने कहा इनवर्स के साथ आएंगे तब ले लेंगे। तो एक तो ये आपने पूछा है फलन एफ 1 से इन्फाइनाइट तक के अंतराल से 2 to इन्फाइनाइट तक के अंतराल पे फंक्शन डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x। तब आपने इसका प्रतिलोम पूछा है, तो प्रतिलोम के लिए अपन एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई, देयरफॉर एक्स इक्वल टू एफ वाई। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1/बाई, बाई एलसीएम लिया और सारी टर्म एक साइड ले आए, बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, द्विघात समीकरण हो गई, तो हल कर लेते हैं। देयरफॉर बाई बराबर कितना होगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
-4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, यानी फाइनली आपने लिख दिया y बराबर x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। तो देयरफॉर एफ इनवर्स एक्स बराबर हो गया आपके पास x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। अब यहाँ चेक कर लेते हैं आप, x की वैल्यू क्या है, x आपका 1 से लेके इन्फाइनाइट तक था और fx क्या था 2 टू इन्फाइनाइट। तो यहाँ एक्स स्क्वायर देख सकते हैं आप, यहाँ क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो x जो इन्वर्स था वो हमेशा 2 या 2 से ग्रेटर होगा, और मॉड ऑफ x चूँकि पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए ये परिभाषित होगा। x अगर 2 से छोटा होता तो नहीं होता, लेकिन 2 से छोटा है ही नहीं। अगर f1 इस ये डोमेन है और ये कोडोमेन, तो f इनवर्स कोडोमेन से डोमेन में आएगा। तो यहाँ आपका f इनवर्स x ये दोनों ही वैल्यू सही है। जब x 2 से बड़ा होगा x 2 से बड़ा होगा, जैसे x बराबर अपन यहाँ लिख देते हैं 9 लिख दें सपोज, तो क्या आएगा 9 माइनस 4 रूट 5 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 3, तो 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 दोनों ही पॉजिटिव आएंगे और 1 से ग्रेटर आएंगे। तो इस तरह से f इनवर्स x आपका ये आ गया। फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये भी आप लोगों ने जो प्रॉब्लम भेजी है उनमें से है, इन्वर्स फंक्शन वाला था तो उसके साथ ले लिया। फलन एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 2। तो फलन एफ एक्स का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स एक्स है। फिर उसी तरह से करते हैं, आप एज्यूम कर लेते हैं, सपोज एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई, तो देयरफॉर x बराबर एफ वाई, दिस इम्प्लाइज x बराबर ई टू दी पावर बाई माइनस ई टू दी पावर माइनस बाई अपॉन ई टू दी पावर बाई प्लस ई टू दी पावर माइनस बाई प्लस 2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x ई टू दी पावर बाई प्लस x ई टू दी पावर माइनस बाई, दिस इक्वल टू ई टू दी पावर बाई माइनस ई टू दी पावर माइनस बाई और प्लस ई टू दी पावर बाई 2 ई टू दी पावर बाई प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस बाई। अब ई टू दी पावर बाई वाली टर्म एक जगह और ई टू दी पावर माइनस वाली एक जगह, आपको बाई कैलकुलेट करना है। तो ई टू दी पावर बाई एक तो ये रहा और एक ई टू दी, इन दोनों को मिलके हो गया प्लस ई टू दी पावर बाई। तो यहाँ ले आए आप x माइनस 1 ई टू दी पावर बाई, और ई टू दी पावर माइनस वाली बाई वाली टर्म इधर ले लेते हैं, -1 और प्लस 2। अच्छा ये तो 3 हो गया, x माइनस 3 ई टू दी पावर बाई और 2 ई टू दी पावर बाई 3 ई टू दी पावर बाई हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में -3 ई टू दी पावर बाई, माइनस बाई वाले ये रहे, ये -1 और प्लस 2 तो +1 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस बाई। यहाँ से फिर आप ऊपर ले लेते हैं, ई टू दी पावर बाई इंटू ई टू दी पावर बाई, ये ई टू दी पावर माइनस बाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, ये हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3। तो देयरफॉर ई टू दी पावर 2y बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3, दिस इम्प्लाइज 2y, एंटी लॉग ले लिया, लॉग ले लिया, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3। तो देयरफॉर बाई बराबर 1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3। तो ये एफ इनवर्स एक्स आ गया आपके पास। एफ इनवर्स एक्स बाई के एज्यूम किया था, तो बाई यानी कि एफ इनवर्स एक्स आ गया। एफ इनवर्स एक्स बराबर 1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3।
तो ये जब भी किसी फलन का इन्वर्स निकालना होगा आप एफ इन्वर्स एक्स लेके चल देंगे और वो लिख देंगे। फिर अब आगे चलते हैं। अब आते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पर। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फलनों का वर्गीकरण। तो फलनों के अलग अलग वर्गीकरण आते हैं, कई बार किसी गुण के कारण से, कई बार ज्यामितीय अर्थ के उससे, कई बार इनकी सिमेट्री से। अलग अलग नेचर हैं जो फंक्शन के, अलग अलग गुण हैं, उनके कारण अलग अलग आपने वर्गीकरण किए हुए हैं। तो उनमें से पहला वर्गीकरण लेते हैं आप। पहले आता है सबसे पहले एक मानीय और बहुमानीय फलन, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं? फलन y बराबर एफ एक्स, फलन y बराबर एफ एक्स एक मानीय फलन कहलाता है जब x के एक मान के लिए y का ठीक एक मान विद्यमान हो। दोबारा से, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन इफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट एग्जैक्ट वन वैल्यू ऑफ y। यानी x के एक मान के लिए y का एक ही मान हो। जो अपन ने फलन की परिभाषा पढ़ रखी है वो सारे आपके सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, एक मानीय फलन है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर ए एक्स प्लस बी है, a और b कांस्टेंट है, y बराबर साइन एक्स है, y बराबर ई टू दी पावर एक्स है। ये सभी क्या है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहलाते हैं। और जब x के एक मान के लिए एक से ज़्यादा मान हो जाएं तो वो बहुमानीय फलन कहलाता है। सामान्यतः बहुमानीय फलनों को अपन फलन नहीं मानते। जब आपने परिभाषा लिखी थी तब क्या था कि x के प्रत्येक मान के लिए y का ठीक एक मान विद्यमान हो, x के प्रत्येक मान के लिए y का ठीक एक मान विद्यमान हो तब y x का फलन कहलाता है। और जब x के एक से ज़्यादा मान आ जाते थे तो उनको अपन फलन नहीं मानते थे, लेकिन अब इनको नया नाम दे रहे हैं अपन, वो कह रहे हैं बहुमानीय फलन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। आगे से भी मल्टी वैल्यूड फलन को अपन फलन नहीं मानेंगे जब x के एक मान के लिए, जब x के एक मान के लिए, जब x के एक मान के लिए y का एक से अधिक मान विद्यमान हो, y के एक से अधिक मान विद्यमान हो, तब फलन y बराबर एफ एक्स एक बहुमानीय फलन कहलाता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। सामान्यतः मल्टी वैल्यूड फंक्शन को हम फलन नहीं मानते, आगे से भी नहीं मानेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, आपने फलन पढ़ते समय लिया था वाई स्क्वायर बराबर एक्स। जब एक्स के एक मान के लिए वाई के दो मान आ गए तो आपने क्या दिया था? ये फलन नहीं है। तो अभी भी ऐसा ही कहेंगे, लेकिन अब नया नाम दे दिया है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इसी तरह से वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, एक्स के एक मान के लिए वाई के बहुत से मान होते हैं, तो वहाँ अपन जब फलन पढ़ते हैं तब तो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू और मुख्य मान की बात कर लेते हैं, बाकी इनको आप बहुमानीय फलन कह सकते हैं। जैसे x बराबर 0 लिखें, साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 क्या आएगा? साइन इनवर्स 0 0 भी होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, इन जनरल n पाई होगा। तो ये इस तरह के फलन कैसे कहलाते हैं? बहुमानीय फलन कहलाते हैं। सिर्फ डेफिनेशन की बात है, आगे भी अपन फलन यानी सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक मानीय फलन को ही आप फलन मानेंगे। फिर आगे चलते हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन लेते हैं। फिर आता है आपका बीजीय और अबीजीय फलन, एल्जेब्रिक एंड नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन। तो बीजीय फलन कौन कौन से होते हैं? सपोज x इज ए वेरिएबल, x कोई भी वेरिएबल है, तब x यानी चर x की घातें और x के रूट्स, x करणी चिन्ह के अंतर्गत क्या है? x कोई वेरिएबल है आपके पास, x की पावर्स ले लें,
एक्स को रेडिकल साइन के अंदर ले लें, एक्स के मूल ले लें और 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू और डिवीजन, इनसे मिला के कोई भी एक्सप्रेशन बना दें। जो एक्सप्रेशन बनाएंगे वही एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, बीजीय फलन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एज नॉन जीरो। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं, सारे कैसे हैं, बीजीय फलन है। और लेते हैं आगे, एफ एक्स बराबर 3x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड एफ एक्स बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू 0। और देखते हैं आप, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 1, एफ एक्स बराबर एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस एक्स टू दी पावर 1/3 अपॉन एक्स 4 प्लस 1। एक और लिख देते हैं, एफ एक्स बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो दोबारा से आते हैं, एल्जेब्रिक और नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फलन कौन से हैं, जब कोई चर एक्स की घातें और एक्स के मूल और इनको 4 अंकगणितीय संक्रियाओं के साथ जोड़ दें, कोई भी एक्सप्रेशन बना दें, जो भी एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, वही बीजीय फलन कहलाएगा। जैसे बीजीय फलन को फिर 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, परमेय और अपरमेय। अपरमेय फलन कौन से होंगे, जहाँ भी घात इस तरह की आ जाएं, पावर 1/2, 1/3, अंडर रूट एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स और भी पावर 1/n आ जाएं, तो इस तरह के फंक्शन क्या कहलाते हैं, अपरमेय फलन कहलाते हैं। और ये पूर्णांकीय फंक्शन कहलाते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं, बहुपदीय व्यंजक हैं, पूर्णांकीय फलन है। और 2 पूर्णांकीय फलनों का अनुपात हो जाता है तो ये परमेय फलन कहलाते हैं। तो इस तरह से बीजीय फलन को फिर आगे परमेय और अपरमेय में तोड़ सकते हैं, परमेय को फिर भिन्नात्मक और पूर्णांकीय फलन में तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये रहा आपके पास बीजीय फलन। बीजीय फलन को अपन जो अभी लिखा था उसी को अगर एक चार्ट की फॉर्म में लिखना चाहें, एक्सप्रेस करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। पहले आपने लिख दिया बीजीय फलन, एल्जेब्रिक फंक्शंस। अब इसको आपने 2 पार्ट में तोड़ दिया, परमेय और अपरमेय। परमेय यानी कि रेशनल, और इधर फिर अपरमेय इर्रेशनल। इर्रेशनल फंक्शंस। फिर परमेय फलन को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये पूर्णांकीय पॉलिनोमियल और इसको भिन्नात्मक फ्रैक्शनल। अभी आपने सभी के एग्जाम्पल लिखे थे, पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल का रेशो होता है तो वो परमेय फलन हो गया, और जब परमेय को भी पार्ट करें तो वो भिन्नात्मक हो जाता है, और जिसमें अंडर रूट, क्यूब रूट, पावर 1/n टाइप के एक्सप्रेशंस आ जाएंगे वो अपरमेय फलन कहलाता है। फिर आप आगे चलते हैं, फिर आते हैं आपके पास अबीजीय नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस। नॉन एल्जेब्रिक और यू कैन से ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इसमें क्या है, इसमें भी एक तो 2 तरह के आते हैं, एक तो आते हैं एलिमेंट्री फंक्शन और एक हायर फंक्शन, मूलभूत प्रारंभिक फलन और उच्च फलन। उच्च फलन तो अपन उच्च क्लास में पढ़ते हैं,
तो यहाँ अपन प्रारंभिक फलन में कौन कौन से आते हैं, पहले लिया आपने घात फलन। घात फलन में क्या क्या आता है, घात फलन आ जाएगा y बराबर x टू दी पावर n। n आपकी कोई भी संख्या ले सकते हैं अपन, कोई भी वास्तविक संख्या ले लें। पहले अपन पढ़ रहे थे वहाँ भी लिखा था इस तरह से, वहाँ सिर्फ अपन ये पूर्णांक या भिन्नात्मक वो 1/2 टाइप लिखते थे। यहाँ आप कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं, जैसे y बराबर x स्क्वायर आ गया, y बराबर x टू दी पावर 1/2 आ गया, y बराबर x टू दी पावर √2 आ गया। किसी भी तरह की संख्या लिख सकते हैं, ये घात फलन कहलाते हैं। घात फलन के बाद आप आगे ले सकते हैं चरघातांकीय फलन, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन कौन से होंगे, चरघातांकीय फलन आते हैं आपके पास y बराबर a टू दी पावर x। a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। डोमेन और रेंज आपको पता है। प्रांत क्या आता है इसका, प्रांत r आता है। और परसर कितना आता है, परसर इसका पॉजिटिव, परसर इसका आता है पॉजिटिव रियल नंबर। y बराबर e टू दी पावर x भी लिख सकते हैं। e आपका नेपियर कांस्टेंट कहलाता है। जो प्राकृतिक लॉग होता है उसका बेस 2 और 3 के बीच में होता है, तो e हमेशा 1 से ग्रेटर होता है। ग्राफ वगैरह इसका आप देख ही चुके हैं। a 1 से ग्रेटर हो तब ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, और a 1 से स्मॉलर हो तब डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। फिर आगे बढ़ते हैं लघुगुणकीय फलन, ये भी आप पढ़ चुके हैं। लघुगुणकीय फलन में y बराबर log ऑफ x बेस a, यहाँ भी बेस आपका पॉजिटिव आता है। इसके भी 2 केस थे, a जब 1 से बड़ा हो तब ये इंक्रीजिंग फलन होता है, इंक्रीजिंग, और ग्राफ भी उसी तरह से बनता है। और जब बेस 1 से छोटा और पॉजिटिव हो तब ये डिक्रीजिंग फलन होता है। प्रांत, ये भी याद होगा सभी आपको, प्रांत आपका r प्लस और परसर, परसर r, ये सभी डिटेल में आपने देखे हुए हैं, तो वहाँ फिर दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। फिर आगे लेते हैं आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सारे आपने पढ़े हुए हैं। क्या देख रहे हैं अपन, नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन। नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस में 2 तरह के फंक्शन लिए आपने, एलिमेंट्री फंक्शन और हायर फंक्शन। एलिमेंट्री मूलभूत फलन, मूलभूत प्रारंभिक फलन और उच्च फलन। उच्च फलन की बात अपन अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो उनमें से जो प्रारंभिक फलन है उनमें से देख रहे थे घात फलन, चरघातांकीय फलन, लघुगणकीय फलन, फिर त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन अभी आप पढ़ चुके हैं। y बराबर साइन x, y बराबर cos x, y बराबर tan x, और इन तीनों के रेसिप्रोकल फंक्शंस भी आते हैं। तो ये अभी आपने डिटेल में पढ़ चुके हैं साहब। और अभी ट्रिगोनोमेट्री की जो लेक्चर्स हैं वहाँ भी आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा और y बराबर cot x, y बराबर sec x, y बराबर cosec x, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। अब हम लेते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन, या आप कह सकते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये आप पहले से जानते हैं, किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन कब विद्यमान होता है, जब वो फलन एक ही आच्छादक हो। तो जो सामान्य जो प्रांत है इनके त्रिकोणमितीय फलनों के जो प्रांत हैं उनमें वो एक ही नहीं होते। तो आपको पहले वो वाले प्रांत और सहप्रांत देखने होंगे जिनमें त्रिकोणमितीय फलन एक ही आच्छादक हो, तब उनके प्रतिलोम फलन परिभाषित होंगे। तो सबसे पहले अपन y बराबर साइन एक्स से शुरू करते हैं। y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स, इसका प्रांत सबको पता है, डोमेन आपको पता है r होता है, और परसर इसका क्या है, परसर रेंज -1 to 1 है। ये y इक्वल टू साइन एक्स के प्रांत और परसर की बात रही। लेकिन इस प्रांत के साथ ये एक ही नहीं होता, ये कैसा होता है, बहु एक ही होता है। अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं एक बार। पहले ग्राफ बनाया हुआ है सबका, फिर एक बार दोबारा लेते हैं। ये लाइन ले ली आपने y बराबर 1, और नीचे लाइन ले ली है आपने y बराबर -1। अब अपन y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। इसमें बैक साइड में भी ले लेते हैं। ये -2 पाई, -π/2, यहाँ आपका -3 π/2, ये आपका 0 π/2, पाई 3 π/2,
2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, 7 पाई बाई 2 और लास्ट में 4 पाई, और आगे भी ले सकते हैं। ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, इधर भी राइट साइड भी इन्फाइनाइट की ओर जाता है, लेफ़्ट साइड में भी इन्फाइनाइट की ओर जाता है। और आप देख सकते हैं 0 पर साइन 0 0 है, पाई पर वैल्यू साइन पाई 0 है, 2 पाई पर साइन 2 पाई 0 है, साइन 3 पाई पर साइन पाई 0 है, साइन माइनस पाई पर 0 है। यानी कि ये बहुमानीय फलन है। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखना चाहते हैं कि साइन एक्स का प्रतिलोम फलन किस अंतराल में होगा। उस अंतराल में होगा जिसमें ये एककी आच्छादक हो। एककी आच्छादक का मतलब है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए, और एककी का मतलब कि प्रांत के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग होने चाहिए। तो आप इसमें देखते हैं, अगर आप यहाँ से लें 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के बीच में देखें, अगर प्रांत 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ले लें तो 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में अलग अलग एंगल के लिए साइन का मान अलग अलग है। इसका मतलब अगर अपन ये फंक्शन बना लें 3 पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 2 -1 से 1 और एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो ये एककी आच्छादक हो गया। और दूसरा देखते हैं, यहाँ से देखें आप -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 तक ले, अगर यहाँ ले लेते हैं आप f -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 और सह प्रांत वही -1 से 1 ले लिया और एफ एक्स बराबर साइन एक्स लिख दें, तो इसमें भी एककी आच्छादक है। यानी -3 पाई बाई 2 से लेकर -पाई बाई 2 के बीच में कोई भी दो वैल्यू ऐसी नहीं है, कोई भी दो एंगल ऐसे नहीं है जिनके साइन का मान बराबर हो। अलग अलग साइन के लिए वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसका मतलब ये एककी है। और सारे मान -1 और 1 के बीच में ही रहते हैं, तो आच्छादक भी है, यानी ये भी एककी आच्छादक है। और देख सकते हैं आप, यहाँ से देखें पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में ले लें, f पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ये तो आपने प्रांत ले लिया, और सह प्रांत -1 से 1, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसमें भी एककी आच्छादक है। तो आप देख सकते हैं जब अपन इस तरह का पाई लंबाई का कोई अंतराल ले लेंगे जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मान आ रहे हों और सह प्रांत -1 से 1 के बीच में ले लेंगे, तो ये हमेशा एककी आच्छादक होगा। तो अब ये प्रॉब्लम हो गई कि आप कौन सा लें। तो ये बहुएककी फलन है, बहुएककी फलन है, और बहुएककी फलन है तो जब जब अपन पाई लंबाई वाला अंतराल लेंगे जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मान आ रहे हों, तो ये क्या हो जाएगा, एककी हो जाएगा। तो ये बहुत से अंतराल हो जाएंगे, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 हो गया, 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 हो गया, पीछे भी देखें -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 हो गया, और ले सकते हैं आप -पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में भी हो, -पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक का जो इंटरवल है इसमें भी फलन कैसा है, ये एककी है। प्रतिलोम फलन निकालने के लिए क्या आवश्यक है, प्रतिलोम फलन निकालने के लिए आवश्यक है कि वो फलन एककी आच्छादक होना चाहिए। अब वैसे देखा प्रांत इसका r है, तो इसमें पाई लंबाई के जो अंतराल ले रहे हैं अपन, पाई लंबाई के कौन से अंतराल जिसमें ऋणात्मक मान भी आ रहे हैं और धनात्मक मान भी आ रहे हैं, यानी कि 0 से 1 और 0 से -1 दोनों मान आ रहे हैं, तो उसमें ये एककी हो गया। तब ये प्रॉब्लम हो गई कि कौन सा अंतराल लें आप। तो जब ऐसे फलन हैं जो बहुमानीय फलन होते हैं, उनके लिए अपन क्या करते हैं, एक मुख्य मान वाला अंतराल ले लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स सारे बहुमानीय फलन है, तो मुख्य मान वाला अंतराल कोई भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन शुरू से जो परंपरा चली आ रही है उसमें अपन ले रहे हैं स्मॉलेस्ट एंगल आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ साइन एक्स के लिए जो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच का अंतराल है, तो ये एंगल इसमें क्या है, छोटा एंगल है सबसे। अगर ये वाला लेते हैं पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, तो एंगल बड़े वाले हो गए। तो सबसे छोटा एंगल वाला अंतराल कौन सा है, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में जो एंगल हैं वो सारे छोटे एंगल हैं। तो फाइनली ये हुआ कि साइन इनवर्स एक्स में कौन सा डोमेन और कौन सा रेंज लेना होगा,
साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स एंगल को बताता है, तो अपन लेते हैं स्मॉलेस्ट एंगल, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्मॉलेस्ट एंगल का अंतराल आ रहा है -π/2 से लेके π/2 तक का। तो फाइनली ये हुआ कि ये जो इंटरवल दे रखा है आपको, ये तो इस वाले को अपन ले लेंगे। इसमें फलन f(x) बराबर साइन एक्स कैसा है, एककी भी है, आच्छादक भी है, और जो एंगल वाले जो मान आ रहे हैं साइन एक्स के लिए, एंगल भी छोटा आ रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो मान आएगा वो स्मॉलेस्ट एंगल आ जाएगा, न्यूनतम कोण आ जाएगा। तो इसका मतलब इस अंतराल में ये एककी आच्छादक है, और इसी में फिर ये प्रतिलोम इसका परिभाषित कर लेंगे। यानी कि f(x) बराबर साइन एक्स कौन से अंतराल में लें, प्रांत तो लेते हैं -π/2 से π/2 और परसर लेते हैं -1 से 1। इसमें ये एककी आच्छादक है, तो इसका प्रतिलोम फलन कहाँ से परिभाषित होगा, फिर -1 से 1 तक के अंतराल से -π/2 से π/2 वाले अंतराल में परिभाषित होगा। और f इनवर्स x बराबर क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x, तो वो इसका प्रतिलोम फलन हो जाएगा। इसी तरह से अपन आगे वाले फलन के देखेंगे, तो पहले इसका लिख लेते हैं इस प्रकार, f -π/2 से π/2 टू -1 से 1, जहाँ f(x) बराबर साइन एक्स एककी आच्छादक है। ये जो फलन है कैसा है, एककी आच्छादक है, इसलिए इसका प्रतिलोम फलन, इसका इन्वर्स फंक्शन f इनवर्स कहाँ से परिभाषित होगा, जो सह प्रांत था उसको प्रांत बना दिया -1 से 1, और जो प्रांत था उसको परसर बना दिया, जहाँ f इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x, या आप कह सकते हैं y बराबर साइन इनवर्स x। तो ये इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित हुआ। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं y बराबर साइन एक्स का जब ग्राफ बना रहे थे, प्रांत आपका r था, और r में पाई लंबाई के अनंत अंतराल ऐसे थे जिसमें ये एककी था। तो उसमें से कौन सा छांटा आपने, मुख्य मान वाला, और मुख्य मान वाला क्या मान लिया है, स्मॉलेस्ट एंगल वाला। तो स्मॉलेस्ट एंगल आपके -π/2 से π/2 में हुए, तो इस अंतराल में ये एककी हुआ, और फिर इस परसर को लेने के साथ ये आच्छादक हुआ, और एककी आच्छादक था तो इसका प्रतिलोम विद्यमान हो गया, और प्रतिलोम में प्रांत -1 से 1 और परसर -π/2 से π/2 हो गया। और थोड़ी देर में दोबारा लेते हैं इसे, अभी अपन दूसरे फंक्शन है उनको देखते हैं। इसी प्रकार अपन y बराबर cos x वाला देखते हैं, तो y बराबर cos x के लिए भी चेक करते हैं। आपको बताया y बराबर cos x का जो प्रांत है वो भी r है, -∞ से लेके इन्फाइनाइट के बीच में कोई भी संख्या ले लें उसको कॉस ऑफ एंगल परिभाषित होता है वहाँ। ये y बराबर -1, ये y बराबर 1। अब इसमें ग्राफ बनाते हैं अपन, पीछे साइड में भी ले सकते हैं। ये 0, ये π/2, -π/2, -π, आगे चलते हैं, ये π, 3π/2, ये 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, इसी तरह से और आगे चलेगा। ये y बराबर cos ऑफ x का ग्राफ हो गया। यहाँ प्रांत क्या है, इसमें प्रांत आपका r दे रखा है, डोमेन r, और परसर लिख लेते हैं सीधा, परसर यानी कि रेंज, ये -1 से 1 तक की संख्याओं का समझ हुआ। अब इसमें फिर देखते हैं कहाँ कहाँ एककी आच्छादक होगा। अपन वो अंतराल ले लें जो cos x के सारे मान प्राप्त हो जाएं। यदि हम -π से 0 तक का अंतराल लें, -π से 0 तक के अंतराल में देखें कॉस ऑफ एंगल की वैल्यू -1 से बढ़ते बढ़ते 0, 0 से बढ़ते बढ़ते 1, यानी कि -π और 0 के बीच में कोई भी दो एंगल ऐसे नहीं है जिनके कोसाइन का मान समान हो, यानी कि अलग अलग कोसाइन के लिए अलग अलग मान आ रहे हैं। इसका मतलब -π से 0 के बीच में फलन कैसा है, एककी है। और देखते हैं आप 2π से लेके 3π के मध्य का अंतराल लेते हैं। 2π और 3π के बीच में अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग कोसाइन है। cos 2π कितना होता है, 1। जैसे जैसे 2π से आगे बढ़ते हैं 1 से घटते घटते 0, फिर आगे और आगे बढ़ते हैं 0 से घटते हुए -1, यानी 2π और 3π के बीच में
अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग कोसाइन है, यानी कि फंक्शन एक एक ही है। एक एक ही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पाई से लेके 3 पाई और सह प्रांत वही -1 से 1 ले लें तो इसमें भी एक एक ही अच्छा तक होगा। और देखते हैं, यहाँ देखते हैं आप पाई से लेके 2 पाई तक देखें। पाई से लेके 2 पाई के बीच में फिर देखते हैं अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग कोसाइन है, यानी कि पाई से लेके 2 पाई के बीच में भी इसके मान कैसे हैं, अलग अलग एंगल के लिए कोसाइन के मान अलग अलग हैं, इसलिए ये एक एक ही है। तो इनमें कहीं पे भी आप इसका प्रतिलोम परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन आपको कौन सा बताया था अभी, अब जब मुख्य मान लेना होता है तो आप स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ये एक परंपरा चली आ रही है, पहले से अज्यूम कर लिया है। आप किसी भी इंटरवल में निकाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग निकालेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए तय कर लिया है कि स्मॉलेस्ट एंगल वाला अंतराल लेंगे। अब यहाँ से देखें अपन 0 से लेके पाई तक, 0 से पाई के बीच में भी देखें तो जब एंगल 0 से ले आगे चलता है, कॉस ऑफ एंगल 1 से घटते घटते 0, फिर 0 से घटते घटते -1 आ जाता है, यानी 0 और पाई के बीच में भी fx बराबर cos x या y बराबर cos x जो फलन है वो एक एक ही है। और आच्छादक भी हो जाएगा -1 से 1 में, क्योंकि 1 से लेके -1 तक की सारी वैल्यू प्राप्त हो रही हैं। तो इस प्रकार जैसे साइन में लिखा था उसी तरह से अपन यहाँ देख सकते हैं कि f 0 से पाई के अंतराल से -1 से 1 के अंतराल में परिभाषित कर दिया fx बराबर cos x। ये फलन कैसा है, एक एक ही है और आच्छादक भी है, एक एक ही आच्छादक है। और जो अंतराल बना रखे हैं, रेड इंक वाले बन रहे हैं, ब्लू वाला बन रहा है, ये सारे क्या है, ये भी एक एक ही आच्छादक है। -पाई से 0 ले लें, इसमें भी एक एक ही आच्छादक है। और आप ये पाई से 2 पाई और -1 से 1 वाला अंतराल ले लें, प्रांत से प्रांत, उसमें भी एक एक ही आच्छादक है। सब में ये बाइजेक्शन है, तो इसका मतलब इन सारे फलनों में इसका प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट कर सकता है। दोबारा से अपन प्रतिलोम वृत्तीय फलन की बात कर रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कब परिभाषित होते हैं, जब वो एक एक ही आच्छादक होते हैं। तो साइन कोसाइन के केस में अपन देख रहे हैं ऐसे बहुत से अंतराल हैं प्रांत के रूप में लेने पर जिनमें ये एक एक ही होता है। तो इसका मतलब किसी भी उन प्रांत से प्रांत में इसका प्रतिलोम परिभाषित हो सकता है, लेकिन पहले से डिसाइड कर रखा है कि आपको स्मॉलेस्ट एंगल वाला इंटरवल लेना है, न्यूनतम कोण वाला अंतराल लेना है, इसलिए अपन कौन सा लेंगे, 0 से पाई। ये भी ले सकते थे -पाई से 0, लेकिन फिर यहाँ नेगेटिव आ जाता, तो नेगेटिव की बजाय अपन ने पॉजिटिव प्रीफर किया है। तो ये 0 से लेके पाई तक का अंतराल है, ये तो प्रांत ले लिया, और -1 से 1 तक का अंतराल है, ये सह प्रांत ले लिया। तो fx बराबर cos x परिभाषित हुआ है इसमें एक एक ही आच्छादक। तो इन्वर्स कहाँ हो जाएगा इसका, ये प्रांत बना देंगे, ये सह प्रांत बना देंगे, और f इन्वर्स x बराबर cos इन्वर्स x आ जाएगा। तो वो फिर प्रतिलोम cos इन्वर्स परिभाषित हो जाएगा। एक और देखते हैं, tan वाला और देखते हैं, फिर इनको लिखते हैं। y बराबर tan x का आपने देखा था, प्रांत क्या है, उसमें सारी वास्तविक संख्याएं आती हैं, वो वास्तविक संख्याएं हट जाती हैं जिसमें वो cos ऑफ एंगल 0 होता है। तो एक बार इसका भी ग्राफ बना लेते हैं अपन, ये 0। अब y बराबर tan x का ग्राफ बना रहे हैं अपन। y बराबर tan x, इसका डोमेन प्रांत, डोमेन क्या था, r माइनस ऑड π/2, और परसर रेंज क्या था, रेंज थी इसकी r। अब ग्राफ देखते हैं आप इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan ऑफ एंगल 0 से इन्फिनिट की ओर जाता है, और अगर पीछे की तरफ लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में तो -इन्फिनिट से 0 तक बढ़ता है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में ये -इन्फिनिट से 0 की ओर 0 तक बढ़ता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से इन्फिनिट की ओर जाता है। फिर आगे ये 0 हो गया, ये π/2, ये पाई, फिर 3π/2, 2 पाई। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर -इन्फिनिट से 0, फिफ्थ क्वाड्रेंट में 0 से इन्फिनिट की ओर। इसी तरह से फिर आगे लेते हैं, -इन्फिनिट से 0 और 0 से इन्फिनिट, ये 3 पाई, 7π/2,
पीछे भी यहाँ ले सकते थे माइनस पाई। आपको कौन सा इंटरवल लेना है जिसमें ये एक एकी आच्छादक हो। तो देखें एक एकी आच्छादक वाली कौन कौन सी ब्रांच बन रही हैं। सबसे पहले तो यही ले लेते हैं अपन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में देखें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में अलग अलग एंगल के लिए tan ऑफ एंगल का मान अलग अलग है, यानी कि ये एक ही है और सारे मान प्राप्त भी हो रहे हैं माइनस इन्फाइनाइट से 0 एंड 0 टू इन्फाइनाइट, यानी कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ये एक ही भी है और आच्छादक भी है। प्रांत कौन सा लिया आपने, प्रांत पहले ये ले रखा था, अब अपन प्रांत कौन सा ले लेंगे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाला प्रांत ले लें, यानी कि f माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के अंतराल से r में परिभाषित कर दिया। कैसे, f(x) बराबर 10x। तो इस इंटरवल में ये एक ही आच्छादक है। और दूसरे इंटरवल देखते हैं, ये पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में देखें, यहाँ भी एक ही आच्छादक है। 3 पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में अलग अलग एंगल के लिए tan ऑफ एंगल का मान अलग अलग है। तो ये वाला भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं। और सह प्रांत आर है ही आपका, तो उसमें एक ही आच्छादक हो जाएगा, तो प्रतिलोम इसमें भी परिभाषित हो जाएगा। और आगे देखें, ये 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के बीच में देखें, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के बीच में देख रहे हैं, तब भी ये एक ही आच्छादक आ रहा है, यानी कि इस अंतराल में भी आप इसका प्रतिलोम परिभाषित कर सकते हैं। और आगे देखें, फिर ये 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 के बीच में लेते हैं, यानी ऐसे अंतराल का निर्धारण अनंत तरीके से हो सकता है जिसमें फलन tan x एक ही आच्छादक हो, और उन सभी में फिर वो प्रतिलोम परिभाषित हो सकता है। लेकिन आपको कौन सा लेना है, आपको वो लेना है जो मुख्य मान वाला है। मुख्य मान वाला कौन सा, ये शुरू से डिसाइड कर लिया है कि स्मॉलेस्ट एंगल लेंगे। तो स्मॉलेस्ट एंगल वाला अंतराल कौन सा है, ये जो ग्रीन कलर का बना दिया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में प्रांत लेंगे। अच्छा, इसमें ये ओपन इंटरवल आएगा, पाई बाई 2 पर तो डिफाइन नहीं होता है ना, पाई बाई 2 पर तो वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाती है, तो ये ओपन इंटरवल आएगा। ओपन इंटरवल आएगा इस तरह से, आप ये जो आपने प्रांत बनाया माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच में सारी वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी। इसमें दोबारा से डोमेन तो लिया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और कोडोमेन लिया r, और इसमें ये एक ही भी है, आच्छादक भी है, और ये स्मॉलेस्ट एंगल भी है, यानी मुख्य मान वाला अंतराल भी है। तो इसी में फिर अपन इसका इन्वर्स परिभाषित करेंगे। तो इसी तरह जितने भी फलन हैं, साइन कॉस टेन का आपने देखा, इसी तरह से आप कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, उनमें भी अनंत तरीके से उनके प्रांत और सह प्रांत डिसाइड कर सकते हैं जिसमें वो एक ही आच्छादक हो। सह प्रांत तो परसर वाले लेना पड़ेगा, और प्रांत के लिए आपके पास चॉइस है, तो आप इसमें कौन से लेंगे, वो लेते हैं जब एंगल स्मॉलेस्ट एंगल हो। कॉट एक्स वाले में 10 की तरह नहीं लेते हैं, उसमें क्या है कि जो 10 में ले रहे हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, और कॉट का ग्राफ बनाते हैं तो 0 पर डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, इसलिए वहाँ 0 से पाई ले लेते हैं। यानी कि सभी त्रिकोणमितीय फलनों में ऐसे अंतरालों का निर्धारण जिसमें वो एक ही आच्छादक हो अनंत तरीके से हो सकता है, तो इसलिए उसमें अपने पास चॉइस है। तो मुख्य रूप से क्या है कि जो न्यूनतम कोण होता है, छोटा कोण होता है, स्मॉलेस्ट एंगल होता है, जिसमें वो स्मॉलेस्ट एंगल वाला अंतराल होता है, वो डिसाइड करते हैं, वही मुख्य मान वाले अंतराल कहलाते हैं। अब इनको अलग अलग अपन एक एक लेते हैं दोबारा। सबसे पहले लेते हैं आप y बराबर साइन इनवर्स है, फलन f माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इस अंतराल से -1 से 1, जहाँ f(x) बराबर साइन x एक ही आच्छादक है। एक ही आच्छादक है। द फंक्शन f फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 टू -1 to 1
where fx equal to sin x is a bijection, therefore its inverse exists। इसलिए इसका प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ आएगा, -1 से 1 2 -π/2 टू π/2, जहाँ एफ इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x, या आप कह सकते हैं बाई बराबर साइन इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा, विद्यमान होगा। तो आपको वो वाला फलन लेना था, वो वाले अंतराल लेने थे जिसमें ये एक एक ही आच्छादक है। तो इस तरह से प्रांत तो लिया आपने, साइन एक्स के लिए प्रांत तो लिया -π/2 से π/2 और सह प्रांत लिया -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय। तो ये आपके एक एक ही आच्छादक हो गया, इसलिए इस प्रतिलोम विद्यमान हो गया। और यह अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। अगर y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाएं, उसकी आवश्यकता नहीं है, पर मैं दोनों ग्राफ आपको बना रहा हूँ साथ साथ। ये आपका -π/2 और यहाँ ये π/2, और ग्राफ चल गया इस तरह से। ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। प्रांत कौन सा है, यही -π/2 से π/2 तक की संख्याओं का समुच्चय। और परसर कौन सा है, परसर आपका -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय। अब इसका इन्वर्स देखते हैं। जब y बराबर साइन इनवर्स x है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y बराबर साइन इनवर्स x, या आप कह सकते हैं x बराबर साइन y। तो y बराबर साइन x का ग्राफ तो आपको आता है, आपने बना लिया। अब इसी तरह से अगर x बराबर साइन y का ग्राफ बना दें तो वही तो y बराबर साइन इनवर्स x होगा, यानी कि इसमें x और y को बदल दें, एक्सेज को बदल दें तो ग्राफ बन जाएगा। तो देखते हैं, वो बनाते हैं अपन। ये एक्स एक्सेज, ये वाई एक्सेज, ये ओरिजिन। आप ये पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट तो कौन सा है, ये वाला पॉइंट तो है आपके पास -π/2, -1, और ये वाला पॉइंट है आपके पास π/2, 1, यानी कि साइन एक्स का ग्राफ π/2, 1 से पास होता है। यहाँ 0, 0 है, ये 0, 0, 0, 0 से पास होता है, -π/2, -1 से पास होता है। इसका मतलब y बराबर साइन इनवर्स x क्या होगा, x और y चेंज हो गई, तो ये 1, π/2 से पास होगा, ये 1 हो गया। और यहाँ पॉइंट आ गया आपके पास 1, π/2, ये 1 है, और ये वाला पॉइंट है 1, π/2, ये -1, -π/2 से पास होगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया -1, -π/2, -1, π/2 से पास हो रहा है। और 0, 0 वो पॉइंट है ही, तो अगर ये पॉइंट से उनसे भी हेल्प मिल जाती है। अब y बराबर साइन एक्स ग्राफ ऐसा था जो x एक्सेज की ओर टर्न होता हुआ प्रतीत हो रहा है, और x बराबर साइन y होगा तो y एक्सिस की तरफ टर्न होगा। तो अगर इन दोनों को देख के अगर ग्राफ बना लें तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया, ये y बराबर साइन x और ये y बराबर साइन इनवर्स x। इससे भी पता पड़ रहा है डोमेन क्या है, -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय, और रेंज क्या है -π/2 से π/2। जो y की वैल्यूज हैं वो मिलकर रेंज बनाती हैं, और जो x के मान हैं वो मिलकर प्रांत बनाते हैं। तो इस तरह से ये y बराबर साइन x रहा। वैसे थोड़े टिपिकल प्रतीत होते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं है। आप क्या करेंगे, पहले वो अंतराल अच्छी तरह से शांतिपूर्वक छांटेंगे जिसमें ये एक एक ही आच्छादक है। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाया था, प्रांत r होता है, उसमें ये एक एक ही नहीं होता। तो पहले आपने वो वाला प्रांत डिसाइड किया जिसमें ये एक एक ही है, पर सर तो -1 से 1 लेना ही है आपको। इसी तरह से y बराबर cos x और tan x का बनाते हैं। अब आगे चलते हैं, अब अपन लेते हैं y बराबर cos x के लिए। y बराबर cos x आपने देखा था, फलन f 0 से पाई 2 -1 to 1, जहाँ f(x) बराबर cos x एक ही आच्छादक है। फंक्शन f फ्रॉम 0 to 2π to -1 to 1 वेयर f(x) इक्वल टू cos x इज ए बाइजेक्शन। एक ही आच्छादक है, यानी कि ये बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन है तो इसको अपन क्या करेंगे, इसका मतलब इसमें ये प्रतिलोम विद्यमान होगा। इसलिए
इसका प्रतिलोम एफ इनवर्स, जो कोडोमेन है वो तो डोमेन बन गया, जहाँ एफ इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स, ये आप कहते हैं बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, ये एग्जिस्ट करेगा और ये वाला हो गया, ये हो गया। अब उसी तरह से ग्राफ बनाते हैं। फिर इनका ग्राफ पहले बाई बराबर कॉस एक्स का ग्राफ देखते हैं। कॉस 0 आपका 1 होता है, 1 से घटते घटते 0 और 0 से घटते घटते -1। ये बाई बराबर कॉस एक्स का ग्राफ हो गया आपका। किस इंटरवल में? उसमें जहाँ ये एक एक की आच्छादक थे। ये π/2 है, ये पाई है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते हैं आप, तो यहाँ पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1, ये वाला पॉइंट हो गया π/2, 0 और ये वाला पॉइंट हो गया π, -1। इनको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसलिए लिखता हूँ कि जब आप कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएं तो इनसे आसानी रहती है। यानी कि बाई बराबर कॉस एक्स कहाँ से पास होता है? 0,1 से, π/2, 0 से, पाई, -1 से। इसका मतलब बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से पास होगा? 1,0 से, 0,π/2 से और -1, पाई से। तो उससे अपन को हेल्प मिल जाती है, इसलिए अपन ये पॉइंट ट्रेस कर लिए हैं आपने। अब देखते हैं आप, ये बाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ तो पॉइंट आ गया -1 और यहाँ पॉइंट आ गया 1, ये एक्स एक्सिस। कौन कौन से पॉइंट बताए थे? 1,0। तो ये ग्राफ कहाँ कहाँ से पास होगा वो लिख लेते हैं अपन। 1,0 एक पॉइंट ये रहा। एक है आपके पास 0,π/2, एक्स बराबर 0 पर ये पॉइंट हो गया 0,π/2 और -1, पाई, पाई ये π/2 और यहाँ आके आ गया पाई, ये -1, पाई। तो ये 3 पॉइंट से आपका ग्राफ पास होगा। और ये बाई बराबर कॉस एक्स है, ये बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, या आप कह सकते हैं एक्स बराबर कॉस बाई। यानी बाई बराबर कॉस एक्स और एक्स बराबर कॉस बाई में क्या अंतर है कि एक्स और बाई चेंज कर दिए। जो पहले एक्स एक्स था वो बाई एक्स और जो बाई एक्स है वो एक्स एक्स। तो पहले ग्राफ इस तरह से टर्न ऐसा होता है जैसे एक्स एक्सिस की ओर टर्न हो रहा है, अब वो ऐसा दिखाई देगा जैसे बाई एक्सिस की ओर टर्न हो रहा है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को लेके आपने ग्राफ बना दिया, ये वाला ग्राफ आया, ये बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। देख सकते हैं एक्स का मान -1 और 1 के बीच में है, बाई का मान बाई बराबर 0 से बाई बराबर पाई तक है। ये वाला पाई हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे पाई है, ये वाला पॉइंट π/2 था। तो ये बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हुआ। पहले से जिन लोगों ने नहीं बना रखे हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसमें आप पहले बनाने से पहले मेंटली आप थिंक करेंगे, आप पहले सोचेंगे कि किस में ये प्रांत और परसर ऐसे हैं जिसमें बाई बराबर कॉस एक्स एक एक ही आच्छादक है। और जब ये ले लिया आपने तो फिर उसका इन्वर्स ले लेंगे, आसान। फिर बाई बराबर कॉस एक्स का ग्राफ बहुत बार बना रखा है आपने। अब आपने 0 और पाई के बीच में कॉस एक्स का ग्राफ बनाया, उसी से फिर एक्स बराबर कॉस बाई का देखा, एक्स बराबर कॉस बाई यानी कि बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स। तो ये कॉस इनवर्स एक्स का आपके प्रांत और परसर और ग्राफ हो गई। अब आगे चलते हैं। अब आप लेते हैं बाई बराबर tan x वाला फलन f -π/2 से π/2 2r, जहाँ fx बराबर tan x एक ही आच्छादक है, बाईजेक्शन है। जब इसमें एक ही आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम विद्यमान होगा। सबसे पहले आपने वो इंटरवल देख लिए हैं जिनमें ये सारे फलन कैसे हैं, एक ही आच्छादक है, इसलिए इसका प्रतिलोम फलन देयरफॉर इट्स इन्वर्स फंक्शन एफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ होगा, आर से -π/2 टू π/2 के ओपन इंटरवल में, जहाँ एफ इन्वर्स एक्स बराबर tan इन्वर्स एक्स, या आप कह सकते हैं बाई बराबर tan इन्वर्स एक्स, ये विद्यमान होगा। या आप इसको जैसे पहले लिखा था x बराबर tan y भी लिख सकते थे। तो
तो सबसे पहले इस इंटरवल में अपन क्या करते हैं, y बराबर 10x का ग्राफ बना लेते हैं। तो y बराबर 10x का ग्राफ आपने पहले बनाया हुआ है, एक बार फिर बना लेते हैं। ये 0, ये -π/2 और ये π/2, ये y एक्सिस -∞ टू 0 और 0 टू इन्फिनिट, यानी कि ये y बराबर 10x का ग्राफ हो गया उस इंटरवल में जिसमें ये एक ही आच्छादक है। -π/2 से π/2 के बीच में अलग अलग एंगल के लिए टेंज ऑफ एंगल के मान अलग अलग हैं, इसलिए एक ही है। और -∞ से इन्फिनिट के बीच में सारे मान प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये आच्छादक भी है। अब आप देखें, अब पहले पॉइंट की बात कर रहे थे, एक पॉइंट तो ये है 0,0 से पास हो रहा है। अब यहाँ देखें, ये x टेंस टू π/2 पर जैसे जैसे x का मान π/2 की ओर जा रहा है, ये π/2 की ओर जा रहा है, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर 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 की ओर जा रहा है। x टेंस टू π/2 पर 10x टेंस टू इन्फिनिट, देयरफॉर x टेंस टू इन्फिनिट पर 10 इनवर्स x टेंस टू π/2। x और y आपस में इंटरचेंज होते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है, क्वेश्चन जो अपन करते हैं उसका हिस्सा नहीं है। ये आपको इसलिए लिखा जा रहा है कि आप बाद में जब रिवाइज करें तो आप इनसे हेल्प मिल जाए। x का मान y बराबर 10x में देखते हैं, जैसे जैसे x π/2 की ओर जा रहा है, एंगल π/2 की ओर बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। ये y बराबर 10x है। अब आपको x बराबर 10y या कह दो y बराबर 10 इनवर्स x का बनाना है, तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे x इन्फिनिट की ओर जाएगा 10 इनवर्स x π/2 की ओर जाएगा। फिर दोबारा देखते हैं, और x टेंस टू -π/2 पर जैसे जैसे x -π/2 की ओर जा रहा है, देखें इधर -π/2 की ओर जा रहा है, तो 10x कहाँ जा रहा है, नीचे। जैसे जैसे आप -π/2 की ओर बढ़ रहे हैं 10x नीचे जा रहा है, यानी 10x टेंस टू -इन्फिनिट। तो देयरफॉर x टेंस टू -इन्फिनिट पर 10 इनवर्स x टेंस टू -π/2। ये जो ऑब्जर्वेशन है मैंने यहाँ लिखे हैं वो आपको ग्राफ से दिखाई दे रहे हैं, और जब आपको फिगर बनाना होगा, ग्राफ बनाना होगा या ये लिखना होगा, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको हेल्प के लिए आप सीधा इसको देख के, और 10x की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बना सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि आप पहली बार बना रहे हैं तो इससे हेल्प मिलेगी। अब अपन उस पर आते हैं 10 इनवर्स x वाले में। यहाँ x का मान -π/2 से π/2 के बीच में है, तो 10 इनवर्स x में y का मान -π/2 और π/2 के बीच में होगा। और x का मान क्या है यहाँ, वो y क्या है, -इन्फिनिट से +इन्फिनिट की ओर है। तो 10 इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे जब x का मान -इन्फिनिट से +इन्फिनिट की ओर होगा, क्योंकि प्रांत ये रहा आपका, प्रांत क्या है, r है। तो अब उसी हिसाब से अपन ये लाइन बना लेते हैं। ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये लाइन आपकी y = π/2 हो गया, और नीचे लाइन बना लिया आपने y = -π/2। हाँ, सबसे पहले 0 0 0 0 से ग्राफ पास हो गई होगा, तो एक पॉइंट तो अपने पास ये हो गया 0 0 से पास होगा। अब वहाँ देखते हैं x टेंस टू इन्फिनिट पर 10 इनवर्स x टेंस टू π/2। x टेंस टू इन्फिनिट यानी जैसे जैसे x आगे जाएगा ग्राफ π/2 की ओर जाएगा, और x टेंस टू -इन्फिनिट लेफ्ट साइड में होगा। जब x -इन्फिनिट की ओर जाएगा तो 10 इनवर्स x -π/2 की ओर जाएगा। -इन्फिनिट यानी -π/2 रहा, तो सारा ग्राफ आपका ये बन गया। तो ये y बराबर 10 इनवर्स x का ग्राफ आ गया, या कह सकते हैं x बराबर 10y का ग्राफ आ गया। देख सकते हैं x टेंस टू -इन्फिनिट पर ये -π/2 की ओर आ रहा है। पाई टच तो कभी नहीं करेगा क्योंकि वो कभी -इन्फिनिट पर नहीं जाएगा, और जैसे ही x इन्फिनिट की ओर जा रहा है ये π/2 की ओर जा रहा है। यहाँ x और y इंटरचेंज हो गए, तो ये y बराबर 10 इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब इसकी सहायता से अपन 10x की सहायता से cot x का पहले बनाया था। 10x हमेशा वर्धमान है, cot x हमेशा ह्रासमान होता है। तो अब cot x का पहले मुख्य अंतराल वाले में बनाएंगे, फिर cot इनवर्स x का लिखेंगे। फलन
एफ 0 से पाई टू आर, जहाँ एफ एक्स बराबर कॉट एक्स एक ही आच्छादक है। बाइजेक्शन है। जो अपन ने ग्राफ बनाया था कोटेक्स वाला, उसमें आप आसानी से देख सकते हैं एक ही आच्छादक 0 से पाई में 0 और पाई ओपन इंटरवल में लिखें, क्योंकि कॉट 0 1/10 0 विद्यमान नहीं होता। इसी आर्गूमेंट से 10 पाई 1/10 पाई 1/0 विद्यमान नहीं होता। इसलिए इसका प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स आर से 0 टू पाई में, जहाँ एफ इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स या बाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स विद्यमान हो। एक्स बराबर कॉट वाई भी लिख सकते हैं आप इसे। प्रांत क्या आ गया? प्रांत आपको दे ही रखा है 0 से पाई और परसर ये। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं आप। पहले बाई बराबर कॉट एक्स का ग्राफ बनाते हैं, फिर कॉट इनवर्स की बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन्फाइनाइट से घटते घटते 0 और फिर सेकंड में 0 से इन्फाइनाइट की ओर। ये आपका बाई बराबर कॉट ऑफ एक्स का ग्राफ रहा। किस इंटरवल में? 0 से पाई वाले अंतराल में, जिसमें ये एक ही आच्छादक है। अब अपन क्या करेंगे? अब कॉट इनवर्स एक्स का बनाना है, तो पहले जो पॉइंट लिखे थे वही पॉइंट देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा है? π/2, 0। ये वाला पॉइंट π/2, 0 है। इसका मतलब कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ 0, π/2 से जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, जैसे जैसे एक्स 0 की ओर जा रहा है, एंगल 0 की ओर बढ़ रहा है। कॉट एक्स टेंस टू 0 पर कॉट ऑफ एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है। इसलिए एक्स टेंस टू इनफाइनाइट पर कॉट इनवर्स एक्स टेंस टू 0 होगा। ये अपन क्या है, थोड़ी हेल्प मिलती है इसलिए इनको लेके रख रहे हैं। एक्स टेंस टू 0 पर कॉट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट होता है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे आप 0 की ओर जा रहे हैं ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, और आगे जैसे जैसे आप पाई की ओर बढ़ रहे हैं ग्राफ नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो यही आप लिख लेते हैं, और एक्स टेंस टू पाई पर कॉट एक्स टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट है। इसलिए एक्स टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट पर कॉट इनवर्स एक्स टेंस टू पाई होगा। तो इस प्रकार आज आपके बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, बाई बराबर टेन इनवर्स एक्स और बाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स, इनके ग्राफ आपने किए, प्रांत परसर भी किए, उनको परिभाषित भी किया। अब सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स बचते हैं, ये अपन अगली क्लास में लेते हैं। आज आप इनको रिवाइज करें, और बाई बराबर सेक एक्स और कोसेक एक्स के ग्राफ देखे हुए हैं आपने, उनमें वो वाला अंतराल आप देखेंगे जिसमें ये एक ही आच्छादक है और एंगल स्मॉलेस्ट है। इनकी सहायता से आप पहले तो अपने आप करने की कोशिश करेंगे, बाकी मैं अगली क्लास में बता ही रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर आज फिर इतना ही।